जय हिंद दोस्तों। जीके वाले अपने सीरीज में आज अपन स्टार्ट करते हैं 13 सितंबर की थर्ड सेट सीजीएल 2024 का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था अपना बनारस हिंदू कॉलेज। क्वेश्चन सिर्फ इतना था 1791 में 1791 में कौन सी कॉलेज बनी थी? तो ये थी बनारस हिंदू कॉलेज। और ये कहाँ पर है? बनारस में है। बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी में, यूपी में। ठीक है, इस कॉलेज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह कॉलेज है ना, इंडियंस थे ना, भारतीय थे। भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए खोला गया था। और इस कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय स्थापना में ही शामिल थे। मतलब इनका भी योगदान था। और राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, ये लिख रहा हूं मैं इनको 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक हुए हैं ना, समाज सुधारक या सामाजिक और शैक्षिक सुधारक, मतलब जिसने सोसाइटी में बहुत ज्यादा सुधार किया हो या फिर एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार किया हो, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। समाज सुधारक और शिक्षा सुधार। अब शिक्षा का सुधार में इनका योगदान था, तभी तो इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना में अपना योगदान दिया ना। तो डायरेक्ट यही पूछ सकता है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इनमें से कौन से थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था समाज सुधारक और शिक्षा सुधार में। तो ऐसे भी पूछ सकता है। अगली बात ये है कि राजा राम मोहन राय जो है ना, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किनको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। और एक बात इनमें और है कि जो सती प्रथा का जो अंत हुआ था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, सती प्रथा को समाप्त करने में। प्लस बाल विवाह, इसको समाप्त करने में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था। और एक चीज और थी, जैसे बेमेल विवाह होते हैं, जैसे लड़की तो 11 साल की, लड़का 40 साल का, तो ये बेमेल विवाह हो गया। इनको भी, ये ऐसी जो प्रथाएं थी ना, कुप्रथाएं बोलो आप इनको, प्रथाएं थी ना, इनके उन्मूलन में इनका बहुत बड़ा बड़ा योगदान था। मतलब इनको मिटाने में। ठीक है, इसका राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी सबको इतना इजी सी बात तो सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीच के क्षेत्र में, भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आती है। लेकिन एक्चुअली में ऑप्शन में ये दे दिया यार, मैं खुद गलत कर गया इसको जब मैंने सेट किया था। भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और श्रीलंका के पश्चिमी तट पे, इसके जो बीच का जो भाग है ना,
उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। देखो यार, लगभग भारत नीचे से कुछ ऐसा सा है, नीचे से, और यहाँ ऐसे श्रीलंका है, यहाँ कुछ ये श्रीलंका है ऐसे, ये लटका हुआ है ना। तो ये यहाँ पे इसका तो पश्चिम वाला हिस्सा और इसका दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा यहाँ पे, ये है मन्नार की खाड़ी, है ना। तो ऑप्शन में चार ऐसे दिए गए, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, ऐसे करके, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, मेरा भी गलत हो गया, तो अब ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में और जानते हैं। तो मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी, सबसे बड़ी बात तो ये बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और बायो हॉटस्पॉट भी है। क्यों? क्योंकि समुद्री इलाका है, तो समुद्री जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये समुद्री जीवों का ये नेशनल पार्क भी है भारत में, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। पर जब नेशनल पार्क अपन ने पढ़े थे तब इसको डिस्कस भी किया था। बायोडायवर्सिटी एरिया है, बायो हॉटस्पॉट भी है, और मन्नार की खाड़ी के लिए एक खास बात हो रहा है, इसे कहा जाता है हिंद महासागर का मोती। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? बंगाल की मन्नार की खाड़ी को। ये बात भी ध्यान में रखनी है। और एक है डुगोंग, डुगोंग, इसको बोलते हैं समुद्री गाय। ये जो गाय है ना, ये जो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बताया ना, बायोडायवर्सिटी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, हॉटस्पॉट भी है, नेशनल पार्क भी है, हिंद महासागर का मोती भी से कहते हैं, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन था संगीत, संगीत कला आचार्य पुरस्कार, कला आचार्य पुरस्कार, ये स्टार्ट हुआ 1933 से। संगीत कला आचार्य पुरस्कार स्टार्ट 1933 से, और ये दिया जाता है मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। राष्ट्रीय संगीत अकादमी अलग है, ये अलग है, द्वारा दिया जाता है। देखो, मद्रास संगीत अकादमी, इसकी स्थापना होती है 1928 में, और ये वाली एकेडमी ये वाला अवार्ड देती है। कौन सा अवार्ड? संगीत कला आचार्य पुरस्कार, ये देती है। लेकिन स्थापना तो इसकी 1928 में ही हो गई थी, लेकिन इसने अवार्ड देना 1933 में स्टार्ट किया था। और ये कहाँ है? ये मद्रास संगीत अकेडमी चेन्नई में है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, गैर कर राजस्व स्रोत, इनमें से कौन सा गैर कर राजस्व स्रोत है? मतलब ऐसा राजस्व, मतलब पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के खाते में, और वो बिना टैक्स के आते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इनमें से ऐसा कौन सा है? ये क्वेश्चन था। तो पासपोर्ट शुल्क, अदालती शुल्क, या जुर्माना कोई, या जैसे मान लो हेलमेट का, सीट बेल्ट का किसी का चालान कट गया वो, या फिर कोई सरकारी संपत्ति से प्राप्त धन।
से प्राप्त धन, ये टैक्स फ्री होता है। या फिर गवर्नमेंट द्वारा किसी स्टेट को दिया गया लोन, उस पर आने वाला ब्याज, उस पर टैक्स थोड़ा ना लगता है, वो भी टैक्स फ्री होता है। देखो यार, गैर टैक्स राजस्व स्रोत मतलब ऐसा राजस्व में आने वाले पैसे जिन पर टैक्स नहीं लगता। पासपोर्ट शुल्क ले लेती है गवर्नमेंट, जैसे कोई पासपोर्ट बनवाता है, मुझे नहीं पता उसके कितने पैसे लगते हैं, मान लो 5,000 रुपये लगते हैं, तो 5,000 रुपये करके पता नहीं कितने लोगों ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया हुआ, तो उस पर टैक्स थोड़ा लगेगा, नहीं लगेगा। अदालत शुल्क है, मान लो किसी को पनिशमेंट के रूप में 2,000 रुपये फाइन किया गया है, जो छोटी कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब, तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। किसी का सीट बेल्ट का, हेलमेट का चालान कट गया, तो बत्ती क्रॉस करने कट गए, इन पर टैक्स लगता है, नहीं लगता। सरकारी संपत्ति से प्राप्त धन, जैसे मान लो अभी कल अपन ने बात की थी भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है, अब मान लो इस कंपनी ने एक साल में 1 लाख करोड़ का लाभ कमाया, तो क्या इस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकार के पास ही पैसे जाने हैं, तो क्या इस पर गवर्नमेंट कहाँ टैक्स लेगी? है ना? ये तो वो वाली बात होगी ना, जैसे मान लो कि मम्मी घर पे खाना बनाने की पैसे लगी, मैंने खाना बनाया, मुझे खाना बनाने के 300 रुपये दे दो, तो ये वो वाली बात होगी ना। तो ये ऐसे पैसे हैं जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन पर टैक्स नहीं लेती है। एक दो टर्मिनोलॉजी और थी इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में जानते हैं। एक होता है कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स ये क्या होता है? निगम की शुद्ध आय पर लगने वाला या लाभ पर लगने वाला, लाभ पर लगने वाला टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का। डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है निगम की शुद्ध आय पर लगने वाला टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, इसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, है ना। उत्पादन या वितरण के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाने वाला, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो यार, मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। उत्पादन या वितरण के प्रत्येक चरण में वस्तुओं पर व सेवाओं पर जोड़े गए मूल्य पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है, एक प्रकार का है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपनी है, एक्स है, उसके पास एक कंपनी है, उसने 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा, कोई भी माल का आप उदाहरण ले लेना, 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा, और इसने इसमें कुछ अपडेट किया, इसको सुधारा, और सुधार के इसने इसको 130 में बेच दिया। किसको बेच दिया? वाई को बेच दिया। ऐसे लिखें इसको, वाई को बेच दिया, कितने में? 130 में। अब इसने बोला यार मेरा ना 20 रुपये तो इस पे खर्चा ही हो गया, जब मैंने इसमें कुछ अपडेट किया, इसको सुधारा, तो मेरा 20 रुपये तो इसमें खर्चा ही होगा, 10 रुपये मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो 10 रुपये प्रॉफिट किसने कमाया? एक्स ने कमाया। अभी इसके पास चला गया, अब यहाँ से ये मान लो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है एक्स, और ये मान लो होलसेलर है, अब ये रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर को मान लो इसने 150 रुपये में बेच दिया, तो ये बोलेगा कि यार भाई 5 रुपये तो मेरा खर्चा हो गया और 15 रुपये मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो इसने बेच दिया जेड को 15 रुपये के प्रॉफिट पर। तो क्या है, गवर्नमेंट एक्स से भी टैक्स लेगी, वाई से भी टैक्स लेगी, और इनडायरेक्टली ये, अब ये ग्राहक
ये ग्राहक है, कस्टमर, कंज्यूमर। ये आएगा और ये 150 रुपये पे करेगा, इस चीज के ले गया, लेकिन ये चीज आई तो कच्चा माल इसका 100 रुपए का ही था। इसके बीच में इस पर टैक्स भी लगे हैं। तो एक्स ने कितने रुपए कमाए? 10 रुपए। तो एक्स से 10 रुपए का टैक्स लेगी। देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक चरण में, हर चरण में, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं पर जोड़े गए मूल्य है। तो इसने कितने रुपए वो जोड़े हैं? इसने बोला कि 20 रुपए मेरा खर्चा होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 10 रुपए तूने जो कमाए है ना, इस पर टैक्स लगेगा। मान लो इस पर 1 रुपए का टैक्स है, तो यहाँ से 1 रुपए का टैक्स देगा, तो देगा ही, तो इसके 9 ही बचेंगे। फिर उसके बाद इसने 15 कमाया, तो इसके पास हमारे इसके मान लो 2 रुपए टैक्स लगेंगे, किसी भी टैक्स परसेंटेज के रेट से, तो इसके 13 ही बचेंगे। फिर इस एक्स ने टैक्स लिया किससे? वाई से। जब वाई को बेच दिया, वाई ने जेड से लिया। अब जेड ऐसे सारा टैक्स वसूल हुआ किससे? ग्राहक से। तो ग्राहक के लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जो वस्तु में जुड़ के जा रहा है, और प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर लगने वाला टैक्स है। जोड़े गए मूल्य पर मतलब उस पर नहीं लगेगा ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। सुलोचना चौहान, इनके बारे में पूछा गया था। ये कौन से, ये लावणी की फेमस कलाकार है। और लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का फोक डांस है। बहुत फेमस है लावणी, बहुत बार पूछा गया है कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। अब यार ये संगीत नाटक अकादमी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, और लगभग रोज ही आ रहा है इसके बारे में, तो आज नहीं बताएंगे, ज्यादा लंबा खिंच जाएगा वीडियो ना। फिर तो 2-3 दिन बाद में रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से बता देंगे, ताकि चीजें रिवाइज होती रहें। एक क्वेश्चन था, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अपने घरों में होता है, अपन पूजा भी करते हैं, इनकी शादी भी करवाते हैं ना। इसके बारे में क्वेश्चन आया कि ये पौधा है ना, सर्दी में खांसी व सर्दी ठीक करने में हेल्पफुल होता है, प्रयोग में लिया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? ओसिमम, ओसिमम सेक्टम। ओसिमम सेक्टम किसको बोलते हैं? तुलसी का पौधा का साइंटिफिक नाम। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। एक एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है, जो वायरल नहीं होने देता है। और एक एंटी फंगल। एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, इसके गुण होते हैं। तो ये बॉडी में जाके एंटी फंगल मतलब फंगस, फफूंद ये भी नहीं फैलने देता, वायरल भी नहीं होने देता, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो ये इनकी पत्तियां, इनका वो खाते हैं इस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आम्र वर्षा के बारे में। आम्र वर्षा हिंदुस्तान के कौन से क्षेत्र में होती है, ये पूछा था। तो ये होती है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में। मानसून से पहले होने वाली वर्षा है। अब अपन को पता है कि 3 या 4 जून को मानसून केरल केरल के तट पर टकराता है, लेकिन ये मार्च अप्रैल में हो जाती है। तो मानसून से पहले हुई ना ये वर्षा, कहाँ पर? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। आम्र वर्षा इसको इसलिए बोलते हैं कि मानसून से पहले वर्षा है, और ये आम की फसल को पकने में, आम की जो फसल होती है, आम होते हैं, उसको पकाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है।
बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए इसको अम्र वर्षा बोलते हैं। एक वर्षा है काल बैसाखी। ये वर्षा उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्रों में होती है, समुद्र तटों पर, बंगाल के खाड़ी वाले क्षेत्रों में। ये भी मानसून के पहले की वर्षा है, ये भी मार्च अप्रैल में होती है। मानसून के पहले की वर्षा है, अप्रैल में ही होती है ये भी। ठीक है। तेज हवा, ओले, तूफान, फसलों का और संपत्तियों का नुकसान। फसल और संपत्ति का सुनते नहीं है क्या अपन मार्च अप्रैल के महीने में, जून के महीने में, कि भाई तूफान आ रहा है, तूफान का नाम भी देते हैं, उसके बाद कि इसने इतनी स्पीड से आ गया, इस ये चीजें खराब कर दी, इतने लोग बेघर हो गए ना। तो वो काल बैसाखी, मौसम से पहले वाली वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अशोक सम्राट के बारे में। इसको अशोक का द ग्रेट भी बोलते हैं, अशोक महान। ये मौर्य वंश का राजा था, और थर्ड था, मतलब मौर्य वंश का तीसरा राजा था ये। इससे पहले दो और थे। और इसका शासन था 268 ईसा पूर्व से और 232 ईसा पूर्व तक। और उसने बहुत ही अच्छा विस्तार किया, मतलब भारत के क्षेत्रों में ना इसने, मतलब पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था इस आदमी ने। और कलिंग के युद्ध के बाद, बहुत ही फेमस है इसके टाइम का कलिंग युद्ध। ऐसे बोला जाता है कि इसके काल में ना, कलिंग युद्ध में अशोक ने ना 1 लाख सैनिकों को बंदी बना के लाया था। और उसके बाद, मतलब 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, उसके बाद 1971 में, 1971 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था, जब अपन ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। तो या तो ये अशोक के टाइम पे हुई 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 ये बात कि 1 लाख सैनिकों को सरेंडर करवाया था इसने, और या फिर ये 1971 में हुई थी कि इंडियन आर्मी ने 1 लाख पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करवा दिया था। तो और इसने करवाया था 1 लाख कलिंग युद्ध में। और कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने ना बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म अपना लिया और उसका एशिया में प्रचार किया। कोई भी आदमी कोई भी धर्म अपनाता है तो उसके बारे में प्रचार तो करता ही है। मतलब ये है कि अशोक ने ना कलिंग के युद्ध के बाद में इतने सारे लोगों को मार दिया, इतने सारों को बंदी बना लिया, उसके बाद में है ना इन सोचा कि यार क्या रखा है इन सब चीजों को। तो इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसा को छोड़ दिया, हिंसा को छोड़ दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, प्रियदर्शी। ये एक उपाधि है, इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। प्रिय को याद, ये उपाधि अशोक की है, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। अशोक की उपाधि है प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। और जो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था ना, और इसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में, नंद वंश को खत्म करके, नंद वंश इसको खत्म किया। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और तो दूसरा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार ये सेकंड रूलर था। और थर्ड अशोक था, जिसके बारे में अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो था
जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ टेम्पल। तो भैया पाकिस्तान का छोटा सा बच्चा है ना, उसको पता है ये बात कि ये कहाँ पर है। उड़ीसा में है। पूरी स्थान है उड़ीसा में, वहां पर है। यहाँ पर एक फेमस है रथ यात्रा, उसको रथ उत्सव भी बोलते हैं। और इसमें 3 रथ सजाए जाते हैं। एक सेकंड। 3 रथ। पहला रथ गॉड जगन्नाथ का। दूसरा रथ उनका भाई है बलभद्र। और तीसरा रथ इनकी बहन है सुभद्रा। तो जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है, वहाँ की फेमस है रथ यात्रा। रथ उत्सव बोलते हैं। उसमें 3 रथ सजाए जाते हैं बड़े बड़े, और लोग इनको धक्का मार के वहां पे लेके जाते हैं। और ये फंक्शन 3 दिन तक चलता है। 3 डे का फेस्टिवल है ना। और इसका महत्व ये है कि जो रथ जो फेस्टिवल है ना, इसमें 3 रथों में इनका तीनों गॉड का, जगन्नाथ का पहला, दूसरा बलभद्र, तीसरा सुभद्रा का रथ सजा के ले जाते हैं। इसका महत्व ये है कि जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अपने मामा के घर यात्रा करने का प्रतीक है। जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने मामा के घर यात्रा करने का प्रतीक है, ये 3 रथ में लेके जाना उनको। ठीक है, उसी को मनाते आ रहे हैं। और ये जो उनकी वापसी है ना, मामा के घर चले गए फिर वापस आए ना, वापसी यात्रा, वापसी जो यात्रा होती है इनकी रथ वाली, उसको बोलते हैं बहुड़ा। बहुड़ा बोलते हैं। ध्यान में रखें, क्या पता आपकी बार ये पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। शायद 8-7 दिन पहले के एक सेट में आया था जैसलमेर के बारे में, अर्धचंद्राकार जब रेत के टीले होते हैं ना, उसको कुछ बोलते हैं, मैं फिर भूल गया। तो किसी को याद हो तो कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा। कल परसों भी आया था राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। और इसी में ये कहा गया है कि राज्यसभा को पहली बात तो उच्च सदन बोलते हैं। ये तो छोटा वाला बच्चा इधर से जा रहा है ना, इसको भी पता है कि इसको उच्च सदन बोलते हैं, ये बता देगा। तो कोई बच्चा यानी ये ना बोले कि मुझे ये नहीं पता। और 80 में ये सब बातें लिखी गई है। अधिकतम संख्या सदस्यों की जो कितनी है, 250 है। लेकिन अभी बैठाते कितने पे हैं, 245 पे ही। उसमें से 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, प्लस 233 यूटी और स्टेट से आते हैं, और यूटी से आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें 80 में लिखी गई है। और राज्यसभा के जो एमपी बनेंगे, उनके इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उनको चुनेंगे कैसे, चुनाव की विधि, चुनाव की विधि, ये सब बातें 80 में लिखी गई है राज्यसभा में। ठीक है, 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 80 के तहत। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इस पहले टाइम पे आयोजित हुई थी 1977 में, फर्स्ट टाइम।
खास बात यहाँ एक है कि 2026 में फिर से आयोजित होगी और 2026 में कहाँ पर होगी? इंडिया में। तो जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना, इसकी मेजबानी करने वाला है 2026 में इंडिया, और 2009 में इंडिया ऑलरेडी कर चुका है, तो इंडिया अब सेकंड टाइम करेगा। 2009 में फर्स्ट टाइम और इस 2026 में सेकंड टाइम विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो स्टार्ट हुई थी 1977 में। ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन हो रहा था खरीफ की फसल के बारे में। तो सबसे पहले तो खरीफ ऋतु का जान लो आप, और ये ऋतु स्टार्ट होती है जून से नवंबर तक। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ना, केरल तट पर टकराता है दक्षिण पश्चिम मानसून। इस मानसून की जो होने वाली बारिश है ना, उसी में खरीफ की फसल उगाई जाती है। अब फसल कौन सी है, कई बार ये पूछ लेता है। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, गवार, ये कुछ फसलें हैं जो खरीफ की फसल है। देखो, और अब आती है रबी की फसल। तो रबी की पहले तो ऋतु जान लो। तो ऋतु इसकी आती है नवंबर से मार्च तक, और इसकी प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। देखो यार, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि मुझे बाजरा से याद रहता है, बाजरा। इसमें तीन शब्द वो है ना, तीन अंक, क्या बोलते हैं उसको, तीन लेटर है ना। तो खरीफ में भी तीन लेटर है। तो खरीफ मतलब बाजरा। अब बाजरे से रिलेटेड मुझे सारे याद है, कपास, मूंग, गवार, मक्का, जवार, जो भी। रवि, इसमें दो लेटर है, तो गेहूं में भी दो लेटर है, इसको इससे याद रखो। तो गेहूं के टाइम पे कौन कौन सी चीज उगाई जाती है? जो जो इसका पौधा गेहूं के पौधे के जैसा ही होता है, मटर, चना, सरसों, ये सब। ऐसे इसको याद रखता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। पूछा बहुत बार गया है वो इसके बारे में। तीसरी है जायद। जायद की ऋतु। तो पहली बात तो ऋतु के बारे में जान लो आप। ऋतु वैसे ऋतु नहीं, जायद ऋतु। तो ये खरीफ और रबी, इसकी फसल के जो बीच का जो टाइम होता है, इसके बीच में होती है, यानी आप मान लो मार्च और जून, इसके बीच में होती है। ये सबसे कम उम्र उम्र वाली मतलब कम टाइम में पैदा होने वाली फसल होती है। जैसे इसमें क्या हुआ था, खीरा आता है अपने, तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन, खरबूजा, इसका इंग्लिश में नहीं पता भाई मेरे को भी, करेला, ये सब फसलें हैं जो जायद की ऋतु में उगाई जाती हैं। तो यहाँ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ सॉरी भाई। अध्यादेश होता क्या है, थोड़ा सा ये समझ लो। मतलब जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है, और सत्र चल रहा नहीं है, और कोई इमीडिएटली जल्दी से कोई है ना ऐसा कानून बनाना है, लॉ बनाना है, और लागू भी करना है। अब तो सत्र तो चल नहीं रहा, तो कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे सारे एमपी की परमिशन लग सकती है? तो राष्ट्रपति एक बिल जारी करता है कि यार ये वाला कानून बना रहे हैं, इसको जारी कर देते हैं। राष्ट्रपति का सहन हुआ और जारी कर दिया। इस बिल के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, जब
संसद का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तब तक मान्य रहेगा जब तक संसद का सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। तब तक सारे लोग इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, इसमें कुछ अपडेट करेंगे, कुछ हटाएंगे, उसके बाद इसको परमानेंट बिल बना देंगे। अभी अर्जेंट में इसकी इतनी जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये जारी कर रहे हैं। तो वो जो बिल बनता है ना उसको बोलते हैं अध्यादेश, और ये पावर राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है। उसके अंदर आता है और आर्टिकल 123 में इसका उल्लेख करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता। तो भैया 2-3 दिन पहले भी आया था इसके बारे में, अब देख लो। सीक्वेंस पूरा समझ में आ रहा होगा। डे बाय डे अपन शिफ्ट बाय शिफ्ट सेक्शनल सेट सॉल्व कर रहे हैं। अब गांधी इरविन समझौते के बारे में 4 दिन पहले आया तो आज भी आ ही रहा है। कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया। तो एक बात मैंने पहले भी बोली थी कि अगर सीजीएल 2025 का किसी का एग्जाम स्टार्टिंग में ना हो के बीच में या फिर लास्ट में आता है, तो स्टार्टिंग से लेके उनकी आपकी एग्जाम तक जितने भी जीके क्वेश्चन आए हैं ना, जैसे मान लो आपको पता लगा कि यार ये 1910 से लेकर 1930 के बीच के भारत के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो आपकी एग्जाम में आपकी शिफ्ट में पूछेगा, तो उसके रिलेटेड चीजें है ना आप रिवाइज कर ले वापस से। क्या पता सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए लेकिन दूसरा पूछ ले। अब गांधी इरविन समझौता पता नहीं कितनी बार आ गया, चलो जानते हैं। हुआ था 5 मार्च 1931 को। इरविन कौन था? गवर्नर, वो सॉरी वायस राय था भारत का। गवर्नर जनरल पद तो खत्म कर दिया था, तो ये वायस राय था। और गांधी इरविन समझौता होने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था, सहमत हो गए थे। और इसके अलावा गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। समझौता होते ही उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। इसके बाद में इरविन ने क्या किया? सेकंड गोलमेज गोल मेज सम्मेलन, ये हुआ था ब्रिटेन में। वहां पर भाग लेने के लिए गांधी जी को इनवाइट कर, गोल मेज का मतलब है राउंड टेबल है, उस पे कोई बातचीत करनी है, समझौता करना है ना, उसमें भाग लेने के लिए सहमत हो गए गांधी जी कि भाई पहले समझौता किया, फिर उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया, फिर इसमें जाने के लिए सहमत हो गए, फिर जहाँ यहाँ पर जाके गांधी जी ने जो जो शर्त रखी वो शर्त को अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, सितंबर 1931 को हुआ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को इनवाइट किया गया। गांधी जी वहां पे गए, उसमें भाग लिया, लेकिन गांधी जी ने बोला कि ब्रिटिश जो भारत था ना उसमें सुधार करने के लिए ये वाला चीज सुधार करो, ये वाला चीज सुधार करो ना। तो अंग्रेज इस पे माने नहीं, और माने नहीं तो गांधी जी फिर आ गए इंडिया में और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और गांधी जी की मांग क्या थी? संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार इंडिया में, और देश के भविष्य पर चर्चा चर्चा की थी गांधी जी ने। कहां पर? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और यहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ। गांधी जी की बात अंग्रेजों ने मानी नहीं तो गांधी जी वापस इंडिया आ गए। इंडिया आते वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, आंदोलन वापस शुरू कर दिया। कहानी के रूप में थोड़ा याद रखेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि पहले कौन सी चीज हुई, बाद में कौन सी चीज हुई, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना एमीटर। एमीटर किसकी ऐसा इकाई है? तो वह विद्युत धारा की। पहले भी आ चुका शायद क्वेश्चन, या फिर इससे रिलेटेड कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं लेकिन आ चुका। एमीटर किसकी इकाई है? धारा की। एक है ओम। ओम का सिंबल ये है पाई के जैसा, लिखा जाता है ओम। ये किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस।
SI का ये, ठीक है। एक है वोल्ट, V से डिनोट करते हैं। ये है विद्युत विभवांतर, विभवांतर या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन्हें बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसको भी वोल्ट में ही नापते हैं। विद्युत विभवांतर इसको भी वोल्ट में नापते हैं, और विद्युत विभव इसको भी वोल्ट में नापते हैं, है ना। और EMF की फुल फॉर्म क्या पता, कई बार पूछ ले, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान के जो बच्चे जो बोलते हैं इंशाअल्लाह इंडिया पर, कश्मीर पर हमारा कब्जा होगा, वो बच्चा भी जानता है DPSP के बारे में। पता नहीं कितनी बार अपन ने कर लिया। 36 से 51 आर्टिकल भारत के संविधान का भाग 4 कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। बार बार इसलिए करवा रहा हूँ भाई, वो लेकिन भूलो नहीं। और इनको ये चीज तो बेसिक है, ये 4 चीज तो, क्वेश्चन तो ये था ही नहीं। क्वेश्चन तो था भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने DPSP को भारत के संविधान का नया आयाम बताया। DPSP को भारत के संविधान का नया आयाम बताया। किसने बताया? भीमराव अंबेडकर ने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 13 है ताली, स्टैटिक जीके से था। ये क्या है? फोक डांस है। कहाँ का है? मारो प्यारो राजस्थान, यहाँ का है। कंजर एक जनजाति है। इसके द्वारा डांस किया जाता है। 13 ताली नृत्य राजस्थान का फोक डांस है, कंजर जनजाति द्वारा। नेक्स्ट एक था घूमर, इसी के ऑप्शन में थे कालबेलिया, एक भवाई। ये भी राजस्थान, तीनों के तीनों अलग अलग है, फोक डांस है। कहाँ के हैं? मारो प्यारो राजस्थान के हैं। कानबेलिया इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट, साइट तो नहीं बोल सकते, इंटेंजिबल है, धरोहर है, हेरिटेज है। इंटेंजिबल का मतलब है अमूर्त, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते। कालबेलिया डांस को आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन एक राजस्थान के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है ना, प्रथा है, उसको बचाने के लिए इसको इसमें शामिल किया गया यूनेस्को की इंटेलिजिबल साइट में। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, खासकर कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का, ध्यान में रखेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।